निर्धारण बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उस पर सरकार का नियंत्रण ना होकर उस पर बाजार का नियंत्रण होता है। तो ऐसी स्थिति में बाजारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर उपभोक्ता को ध्यान में रखकर ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका सही है क्या, पूंजीवादी क्या अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन आपका सही है सी, यानी पूंजीवादी आपकी क्या अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले तो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत एक तो एडम स्मिथ का है, रिकार्डो का है, हैवलर का है, हिक्स का है। तो यहाँ पर बेसिकली जब हैवलर यानी कि यहाँ पर जो व्यापार सिद्धांत की बात की गई थी उसमें बेसिक तौर पर रिकार्डो के श्रम के लागत का सिद्धांत का जो डाइवर्जन किया था वो हैवलर ने किया था। तो अवसर लागत सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपके किसने, हैवलर ने। तो आंसर आपका सही है हैवलर। जबकि बी बर्टिल ओलिन ने साधन संबंधता की बात की थी, यानी फैक्टर इनराउंडमेंट की बात की थी, रिकार्डो ने श्रम की लागत की बात की थी। तो इन्हीं के स्थान पर इसी को अप्रोच दिया था जी हैवलर ने। तो ऑप्शन आपका सही है ए। अगला है निम्न में से कौन सा कारण लागत जन स्फीत मुद्रा के लिए, लागत की बात की जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसान किसी वस्तु का उत्पादन करता है, जैसे गेहूं का उत्पादन करता है, पिछले साल जब गेहूं का उत्पादन करता था तो पेट्रोल और डीजल की कीमत मान लीजिए कि 50 रुपये थी और मजदूरी आपकी 100 रुपये थी। लेकिन इस साल जब गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत 70 रुपये हो गई और मजदूरी 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए किसान के उत्पादन की जो औसत लागत क्या हुई, बढ़ गई। औसत लागत को ही जीवन निर्वाह लागत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो वस्तु का मूल्य घटेगा, यानी जीवन निर्वाह की लागत बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की क्या लागत। नेक्स्ट है आपका मूल्य और पूंजी, यानी अगर पुस्तक की बात की जाए तो ये पुस्तक बेसिकली जे.आर. हिक्स ने दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है। बाकी एक तटस्थ वक्रों के विश्लेषण में एक वस्तु कीमत की कमी के परिणाम स्वरूप, तटस्थ वक्रों के विश्लेषण की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तटस्थ वक्रों के विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत की बात कर रहा है, अन्य वस्तुओं की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो वक्र होगा, तटस्थ वक्रों की बात की जा रही है, इंडिफरेंस कर्व की बात की जा रही है, यहां पर आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसको अगर हम देखें तो इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व। मैंने कहा कि ये कह रहा है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत, मान लीजिए कि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है तो 2 पेन की डिमांड हो रही है। तो यहाँ पर हम मात्रा दिखाते हैं, यहाँ पर प्राइस यानी कि मूल्य दिखाते हैं। तो कमी के परिणाम स्वरूप, यानी अगर पेन घटता है, कीमत अगर घटेगा, मान लीजिए 5 रुपये, तो इसकी डिमांड बढ़कर 5 से आपकी कीमत घटेगी, 10 से 5 घटकर तो डिमांड 2 से बढ़कर आपकी कितनी हो जाएगी, 5 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ मूल्य प्रभाव होगा या आय प्रभाव होगा या प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ मूल्य में कमी के बाद मांग में वृद्धि हो रही है, तो आय प्रभाव दोनों होते हैं। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका आंसर आपको खुद देना है, बाकी मैं आपको दूंगा इसका सवाल, क्योंकि यहां पर कंडीशन है कि आय में संबंधित वस्तुओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ मूल्य में परिवर्तन होने पर, जब मूल्य में कमी होती है तो मांग में वृद्धि होती है। तो क्या होता है, क्या वो उसी वक्र पे होता है या अगले वक्र पे चला जाता है या निचले वक्र पे चला आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा, आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो गाइस इसका आंसर हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्या हो सकता है, क्या प्रतिस्थापन प्रभाव हो सकता है या आय प्रभाव हो सकता है, क्योंकि जब वस्तु का मूल्य 10 रुपये से घटकर 5 रुपये हो गया, यानी कीमत पहले 10 रुपये थी तो 5 रुपये हुई, तो प्लस 5 रुपये का उपभोक्ता को फायदा हुआ, तो उसने उसकी डिमांड को 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया। तो क्या वो आय प्रभाव होगा या उपभोक्ता नीचे वाले तटस्थ वक्र पर चला जाएगा या ऊपर वाले पे चला जाएगा, या आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों होता है, यानी आय प्रभाव भी हो रहा है और प्रतिस्थापन प्रभाव हो रहा है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या होगा इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आप इस पर कमेंट करेंगे जरूर।
आगे आइए देखिए, कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच जो यानी स्फीति और बेरोजगारी के बीच ध्यान दीजिएगा जो संबंध होता है वो अल्पकालिक संबंध होता है, यानी अल्पकालीन ही होता है। कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच जो संबंध है वो अल्पकालिक होता है। ठीक है, आंसर आपका बी सही होगा। किसी कर का अंतिम आरामदायक सीन है, अंतिम आरामदायक सीन, यानी टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिस पर कर का प्रारंभिक और अंतिम मौद्रिक भार दोनों पड़ता है, तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिस पर प्रारंभिक भार तो पड़ता है लेकिन अंतिम भार किसी और पर पड़ता है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो जिस व्यक्ति पर कराघात और करापात दोनों पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पर कराघात तो पड़ता है लेकिन करापात किसी और पर पड़ता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो कह रहा है कि अंतिम आरामदायक सीन, अंतिम आरामदायक सीन यानी जिस व्यक्ति पर कर तो लगाया गया उस व्यक्ति ने पूर्णतः अंशतः किसी दूसरे व्यक्ति पर क्या किया, टाल दिया या विवर्तित कर दिया, तो उसे हम कराघात नहीं बल्कि क्या कहते हैं, करापात। तो आंसर आपका क्या सही होगा, ए सही होगा। 1 रुपए के नोट व सिक्के किसके संग्रहित होते हैं? जाहिर सी बात है, मैंने कहा या आप जानते हैं 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट जो निर्गमित किए जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें आपको पता है कि 1957 से आनुपातिक रिजर्व प्रणाली के आधार पर इन नोटों का निर्माण किया जाता है, जिसमें सरकार बेसिक तौर पर अब अगर देखें तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर वो नोटों का निर्माण करती है। लेकिन 1 रुपए के नोटों का निर्गमन आरबीआई ना करके अगर देखा जाए तो भारत सरकार करती है, जिसमें भारत सरकार के वित्त सचिव का ही हस्ताक्षर होता है। और ध्यान रखिएगा 1 रुपए का जो नोट है वो अपरिवर्तनशील मुद्रा है, अर्थात इसके पीछे किसी प्रकार की प्रतिभूतियों को रखना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 रुपए के नोट और सिक्के जो संग्रहित होते हैं वो वित्त मंत्रालय के होते हैं। ऑप्शन आपका सही है बी। नेक्स्ट आपका है तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा मांग वक्र होता। तरलता जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? मैंने अभी आप पीछे बताया कि मुद्रा की मांग यानी मुद्रा यानी ब्याज दर तथा बांड में विपरीत संबंध होता है। दूसरी बात मैंने आपसे बताया कि अगर बैंकों में ब्याज दर अधिक होगा तो मुद्रा की मांग कम होगी, क्योंकि मुद्रा बेसिकली डिपेंड करता है बांड पर या ब्याज दर पर। तो ऐसी स्थिति पर हम देखें तो अगर तरलता जाल की स्थिति में जो कीन्स कहते हैं वो है क्या, क्या वो सापेक्षता लोचदार है या सापेक्षता विलोचदार है या पूर्णतः लोचदार है या आयताकार अतिप्रबल है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग चीजें हैं, इसका जो कर बनता है उसमें अलग अलग है। एक तो है इकाई से कम लोचदार मांग, दूसरा इकाई से अधिक लोचदार मांग, तीसरा पूर्णतः लोचदार मांग, चौथा पूर्णतः विलोचदार मांग। अब अगर इन चारों वक्रों में देखा जाए तो यहां पर इन्होंने कहा तरलता जाल की स्थिति, और तरलता जाल को मैंने आपसे बताया अगर बैंकों में ब्याज दर अधिक होता है तो लोग मुद्रा की डिमांड कम करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि ब्याज दर कम होता है तो मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी। तो यहां पर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लिक्विडिटी ट्रैप की बात की जाए, अगर बैंक ब्याज दर 10% होगा तो मुद्रा की डिमांड जो होगी वो कम होगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब ब्याज दर घटकर 0% हो जाती है, फिर से देखते हैं, अगर 10% है तो डिमांड उसकी कम हो रही है। लेकिन एक समय होगा कि जब R 0 यानी ब्याज दर 0 हो जाता है, जो तटस्थता वक्र है यानी लिक्विडिटी ट्रैप है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी पूर्णतः लोचदार हो जाता है, इससे नीचे नहीं घटेगा। इसी को कहा जाता है लिक्विडिटी क्या, ट्रैप। तो मुद्रा की मांग में यहाँ पर आपका होगा पूर्णतः क्या, लोचदार, न कि सापेक्षता विलोचदार, सापेक्षता लोचदार या आयताकार अतिप्रबल। अगला है कीन्स के मुद्रा मार्ग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व, अभी मैंने पीछे चर्चा किया था, वो है आपका क्या, सट्टा उद्देश्य मांग। इसके बाद आपका क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लेखक हैं थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो लेखक हैं वो ध्यान रखिएगा वो है आपके चैम्बरलिन।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की पुस्तक आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि वर्तमान समय में आज का जो विशुद्ध बाजार है या विशुद्ध प्रतियोगिता है, इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती, बल्कि इनके बीच की अवस्था पाई जाती है, जिसे अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। उसी की चर्चा उन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किया था। तो इसके जो राइटर्स हैं वो हैं आपके चैम्बरलिन। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से कौन सा उपाय अपनाता है। तो ध्यान देना है आपको, सरकार की एक तो राजकोषीय नीतियां आती हैं, जबकि दूसरा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है। तो इस पॉलिसी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की नीति अपनाता है। क्या बैंक दर में परिवर्तन करके, खुले बाजार की क्रियाओं में परिवर्तन करके, या नगद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन करके। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में दो प्रकार का, यानी साख को नियंत्रित करने के दो तरीके होते हैं। एक है परिमाणात्मक और दूसरा है आपका गुणात्मक। यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत परिमाणात्मक नियंत्रण के तहत एक तो बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, एमएसएफ रेट, ओपन मार्केट जैसी क्रियाओं को ही अपनाता है। तो इसमें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई जो अपनाता है इसमें से सभी है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, इनमें से सभी। यानी बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद रिजर्व अनुपात को बढ़ाना। अब बैंक दर क्या है, बैंक दर वह दर है जिसपे आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। बैंक दर घटेगा बढ़ेगा तो व्यापारिक बैंकों द्वारा आरबीआई से या तो ऋण ज्यादा लिया जाएगा या तो कम लिया जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए या साख संचयन की मात्रा को घटाने के लिए या साख की मात्रा को घटाने के लिए आरबीआई खुले बाजार की नीति को अपनाती है, जिसमें खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करती है। इसके अलावा नगद रिजर्व अनुपात, यानी जब व्यापारिक बैंकें अपनी जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखती हैं उसे एसएलआर कहते हैं। जब अपनी जमा सीआरआर कहते हैं। लेकिन जब आरबीआई के निर्देशानुसार कुछ बैंकें अपने पास रिजर्व रखती हैं तो उसे हम एसएलआर कहते हैं। तो एसएलआर में भी वृद्धि और कमी करके भी स्फीति पर नियंत्रण आरबीआई रखती है। तो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा आपका क्या, डी, इनमें से सभी। अगला है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका है क्या, सी ऑप्शन सही है, यानी डाल्टन ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, विंकुचित मार्ग वक्र किस बाजार प्रतियोगिता संबंधित है। ध्यान रखिएगा, विंकुचित मार्ग वक्र, यहां पर जो बात की जा रही है किंग्ड कर्व की बात की जा रही है। यहां पर जो बात की जा रही है वो किंग कर्व की बात की जा रही है, विंकुचित मार्ग वक्र की बात की जा रही है। और विंकुचित मार्ग वक्र को डिफाइन किया था पीएम स्वीजी ने, और इसका जो एनालिसिस किया था वो दिया था इन्हें अल्पाधिकार में। और अल्पाधिकार की बात जब की जाती है तो इसमें क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। और ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर मांग वक्र होता है, यानी मांग वक्र होता है वो किंग्ड होता है। किंग का मतलब होता है वो आपका एमआर या पी वो 20 से टूटा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि चूंकि उपभोक्ताओं और क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या कम होने के कारण अगर कीमत बढ़ाएगा तो मांग घट जाएगी, कीमत घटेगा तो ऐसा लगता है कि वस्तुएं खराब है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मांग वक्र आपको मिलेगा वो किंग्ड मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सही होगा ए, यानी कि अल्पाधिकार। जबकि एकाधिकार की बात कर लें, एकाधिकार में भी जो आपका मांग वक्र होता है पी यानी एमआर, वो आपका बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। इस स्थिति में इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये है सीमांत आय, ये है सीमांत आय और ये है आपका औसत आय। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एकाधिकार में चूंकि अकेला विक्रेता होता है जिसका उत्पादन पर उसका पूरा नियंत्रण होता है, तो कीमतें भी अपने अनुसार ही वो नियंत्रित करता है। तो इसमें एकाधिकार नहीं होगा, चूंकि विंकुचित मार्ग इसमें देखिए आप किंग्ड नहीं है बल्कि सीधे बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है। अपूर्ण प्रतियोगिता यानी देखा जाए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी उसमें क्रेता और विक्रेता की अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे आपको क्लास में। बाकी आभास लगान है, आभास लगान जैसा कि देखेंगे मार्शल ने सिद्धांत को डिफाइन किया और उन्होंने इस पर जो बल दिया था वो कुल परिवर्तनशील लागत तक कुल आय का अधिक, यानी कि आभास लगान की जब उन्होंने बात की थी, ये होता है आभास लगान बराबर होता है आपका TBC प्लस
TR टोटल रेवेन्यू। तो ऑप्शन आपका सही है, कुल परिवर्तनशील लागत पर कुल आय का आधिक्य, जो कि अल्पकाल में होता है, दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है। ये है आपका आज का क्वेश्चन। तो गाइज इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी कल के वीडियो में अलग से अलग टॉपिक निर्धारित करेंगे। ओके, धन्यवाद।